नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है लड़ाई आत्मसम्मान की और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, कहानी का वो पार्ट पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जा कर के कहानी पढ़ लीजिएगा पहला पार्ट, उसके बाद दूसरा पार्ट पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। आप अकेले ही जाइए अभी, हम अभी आसपास किसी कंपनी में नौकरी ढूंढ लेंगे और माँ बाबूजी का ख्याल भी रखेंगे। सुरेखा ने समझाया। ये ठीक होगा, पर हमारा तो आपके बिना मन ही नहीं लगेगा, पंकज ने उसका हाथ पकड़कर कहा। मन तो हमारा भी नहीं लगेगा आपके बगैर, सुरेखा ने प्यार से कहा। विजय अपने कमरे में बैठा किसी सोच में डूबा हुआ था। राजू आते ही बोला, भैया, उस मुकेश ने हम लोगों के साथ छल किया है। माल सप्लाई करने वाले ने उसको नकली माल देने के लिए बहुत पैसे दिए थे। हम उसको वहीं केबिन में बंधवा कर आए हैं। अब आप ही उनका बंटाधार कीजिए, ठोक दो साले को। उसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है, विजय ने गुस्से में कहा। क्या बोल रहे हैं भैया, हम लोग ऐसे नहीं हैं। आप भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा, राजू ने सहजता से कहा। क्या करें हम अब, बाबूजी आ गए हैं, वो पूछ लिए तो हम क्या जवाब देंगे। हम उनका एक काम ढंग से करने लायक नहीं है, विजय ने उदासी से कहा। नहीं, आप बोलेंगे काम हो गया है ठीक से, इस नुकसान की भरपाई हम सब मिलकर कर लेंगे, राजू ने कहा। और भरपाई करेंगे कैसे, लाखों की, विजय ने पूछा। पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस बार की तरह कोई लापरवाही नहीं। आप पूरा दिन यहीं बैठकर काम करेंगे और सबका काम भी देखेंगे। अगर आप पहले भी ऐसे ही जिम्मेदारी से काम किए होते तो शायद जो हुआ वो ना हुआ होता, राजू ने बात को समझाते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, हमारी ही गलती है, हमको उस तरह सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, तुम नए मैनेजर का इंतजाम करो, गांव में कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। ये हुई ना बात भैया। ठीक है, हम मैनेजर का बंदोबस्त करते हैं, आप अपने बाबूजी को संभाल लेना, राजू कहकर निकल गया। विजय ने किसी दूसरे आदमी को कॉल किया और दोबारा दूसरा माल भिजवाने को कहा। सुरेखा रात का खाना खुद ही बना रही थी। पंकज के चाचा चाची भी साथ में ही रहते थे और उनका एक बेटा अंकित भी उनके साथ ही रहता था। पंकज से कुछ महीने ही छोटा था। उसकी नज़र बहुत देर से सुरेखा की कमर पर टिकी हुई थी। घूंघट की वजह से वो सुरेखा का चेहरा नहीं देख पा रहा था और उसकी नज़रें साफ साफ कह रही थी कि उसके इरादों में खोट है। उसके इस मनसे का अंदाजा ना तो पंकज को था और ना ही सुरेखा को। सुरेखा खाना बनाकर किचन से निकलने लगी तो अंकित वहां से चला गया। सुरेखा ने सबको खाने के लिए बुलाया और खाना परोस दिया। इस दौरान भी अंकित की नज़र सुरेखा पर ही थी। सुरेखा ने सबको खाना खिलाया और पंकज के साथ कमरे में आ गई। सुरेखा खुश थी क्योंकि पंकज ने उसे नौकरी के लिए हाँ कर दी थी। कल कहीं घूमने चलते हैं सुरेखा, हम अगली बार जब शहर से लौटेंगे तो आपको वहाँ घुमाने ले जाएंगे। फिलहाल आपको खेत खलिहान दिखा देते हैं क्योंकि परसों हमें शहर जाना होगा, पंकज ने लेटते हुए कहा। सुरेखा अपने गहने उतार रही थी। खेत खलिहान क्यों, यहाँ सिनेमा घर जाना मना है क्या शादीशुदा लोगों को, सुरेखा ने पूछा। अच्छा, तो आपको सिनेमा जाना है, पंकज ने पूछा। हाँ, खेत खलिहान तो माँ के साथ भी देख लेंगे, लेकिन सिनेमा तो पति के साथ ही अच्छा लगता है, सुरेखा पास बैठती हुई बोली। गांव से थोड़ी दूर है सिनेमा, तो हम दोनों कल चलेंगे, पंकज ने कहा। पतिदेव आज्ञाकारी मिले हैं हमको, सुरेखा उसके पास लेटती हुई बोली। पत्नी की इच्छा पूरी पति नहीं करेगा तो कौन करेगा पत्नी जी, एक ही तो पत्नी है हमारी। अच्छा अच्छा, एक आध और चाहिए थी आपको, उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा। ना, एक ही सौ के बराबर है, पंकज ने उसके गालों पर उंगलियां फेरते हुए धीरे से कहा। हम बात नहीं करेंगे आपसे, मुंह घुमाकर सुरेखा ने सोने का नाटक किया। अब आपको मनाने के लिए क्या किया जाए, आप ही बताइए, पंकज ने पूछा। हमको नहीं मालूम, पंकज ने उसे अपनी ओर करके बाहों में भर लिया
और वो मुस्कुरा उठी। रात के समय विजय जाग रहा था। उसे कारोबार का कुछ काम करना था। राजू से बात भी हुई मगर मैनेजर अभी भी नहीं मिला था। वह चिंतित था। बाबूजी से झूठ कहा कि सब कुछ ठीक है। परेशानी छोटी नहीं थी और गलती उसी की थी। उसी ने ही लापरवाही की थी। अब भुगतना भी उसे ही था। अपने अकाउंट से पैसे भरने पड़ रहे थे उसे। सुबह के 11 बजने को थे। 12 बजे की फिल्म थी। सुरेखा और पंकज निकल चुके थे। रास्ते में मंदिर था। सुरेखा का मन हुआ कि माथा टेक आए। पंकज ने ऑटो बुला लिया था, इसलिए वो सुरेखा के साथ मंदिर नहीं जा पाया। तो सुरेखा अकेली ही भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। जल्दी जल्दी घूंघट माथे पर से हट गया। यहाँ कोई घर का भी नहीं था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। वह मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसके बगल में विजय भी खड़ा था। वह वहां अपने नुकसान का दुखड़ा लेकर आया था। मगर जैसे ही उसकी नज़र सुरेखा पर गई, वह उसे देखता ही रह गया। शायद एक और नुकसान हो रहा था। सुरेखा का दमकता हुआ चेहरा उसकी आंखों में उतरने लगा। माथा टेक कर सुरेखा चली गई। विजय उसके पीछे गया, मगर वो ऑटो में बैठकर चली गई। विजय ने इससे पहले सुरेखा को नहीं देखा था। उसे लगा किसी दूसरे गांव की होगी, मगर जो भी हो उसे सुरेखा अच्छी लगी। खूबसूरती के मामले में वो कंपनी चला गया। लगभग 4 बजे सुरेखा और पंकज फिल्म देखकर लौट आए। सुरेखा बहुत खुश थी। सुबह ही उसने अपनी नौकरी के लिए अखबार के द्वारा फॉर्म भरकर सही पते पर भेज दिया था। बस वो जवाब का इंतजार कर रही थी। अंकित, उसकी नज़र अब हमेशा ही सुरेखा पर रहने लगी। उसे बस पंकज के जाने का इंतजार था। पंकज भी अपने भाई की इस मंशा से अवगत नहीं था, वरना वो सुरेखा को यहाँ छोड़कर जाने की कोशिश भी ना करता। प्यार बहुत करता था वो अपनी पत्नी से। अगले दिन सुरेखा की नौकरी की अर्जी मंजूरी आ गई। उसने पंकज को दिखाया। वो बहुत खुश थी। पंकज भी बहुत खुश था, क्योंकि सुरेखा खुश थी। मगर पंकज के घर वालों को ये पसंद नहीं आया। घर की नई बहू बाहर नौकरी करने जाए, लेकिन पंकज के कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। सुरेखा को आज से ही काम पर जाना था। पंकज ने कहा आज वो उसे पहुंचा देगा, क्योंकि कल तो उसे शहर चले जाना है। सुरेखा नाश्ता करने के बाद तैयार होने चली गई। पंकज बरामदे में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सुरेखा तैयार होकर नीचे आई। उसके होठों पर आज एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। पंकज को वो सुरेखा को उसके कार्यस्थल पर ले गया। वहां पहुंचा तो पता चला कि ये गांव के ठाकुर साहब की ही कंपनी है। विजय ने सुरेखा को पंकज के साथ देखा तो उसका दिल टूट गया। सुरेखा शादीशुदा है ये जानकर, मगर फिर भी उसने सुरेखा को इंट्रो के लिए अपने केबिन में बुलाया। पंकज सब कुछ देखकर वापस घर चला गया, क्योंकि ठाकुर लोग अच्छे आदमी थे, इसलिए अब उसे ज़्यादा चिंता नहीं थी। खेतों का कुछ काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो खेत में चला गया। विजय को सुरेखा अच्छी लगती थी, इसलिए अपनी तरफ से वही सवाल किए जो उसे लगा कि वो जानती होगी। वैसे सुरेखा की काबिलियत से वो वाकिफ भी नहीं था। मैनेजर की पोस्ट उसने सुरेखा को दे दी। बाकी कुछ और लोग भी थे, उन्हें दूसरी पोस्ट पर रखा जहां उनकी ज़रूरत थी। काम का पहला दिन सुरेखा के लिए बहुत अच्छा रहा। आने के बाद वो पंकज को सब कुछ बता रही थी। आप खुश हैं ना सुरेखा? पंकज ने पूछा। हाँ जी, हम खुश हैं। अब हम जिंदगी में से हमें कोई शिकायत नहीं है। बस आप भी हमेशा हमारे पास होते तो और अच्छा होता, सुरेखा ने कहा। यहाँ पैसे बहुत कम मिलते हैं सुरेखा, जिससे घर का गुजारा होना मुश्किल है। इसलिए हम शहर गए थे। गांव में सब खुश भी हुए थे, क्योंकि हम शहर से कमा कर आए थे। माँ बाबूजी भी हमारी नौकरी से खुश हैं, मगर हम जल्दी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, पंकज ने कहा। हम आपका इंतजार करेंगे पंकज जी। आपके सिवाय हमारा और कुछ नहीं है, सुरेखा ने उसे गले लगाकर कहा। अरे पगली, आप इतना क्यों सोच रही हैं? हम आप ही के हैं, पंकज उसे बाहों में भरकर बोले। अगली सुबह पंकज शहर जाने के लिए तैयार था।
सुरेखा उदास थी, शायद बहुत उदास। उसके जिसके लिए वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई थी, वो ही उसे छोड़कर शहर जा रहा था। आंखों में आंसू थे और दिल में विरह की वेदना थी। पंकज का भी मन नहीं था अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाने का, मगर जाना भी जरूरी था। वहीं खड़ा अंकित मन ही मन खुश हो रहा था। पंकज के चाचा चाची को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके माँ बाबूजी कुछ उदास से प्रतीत हो रहे थे। कमरे में पंकज ने सुरेखा के को गले से लगाया। वो बहुत रो रही थी। अपने साथी के बिना रहना बहुत कठिन होता है। पंकज की आंखें भी नम हो गई। हम जल्दी आएंगे सुरेखा, आप इस तरह रोएंगी तो हम कैसे जाएंगे? तो मत जाइए, हमसे नहीं रहा जाएगा आपके बगैर, सुरेखा ने गले लगे हुए फिर से कहा। जाना जरूरी है पत्नी जी, वरना अपनी खूबसूरत सी दुल्हन को तन्हा छोड़कर कौन पागल जाएगा। अब चुप हो जाइए, हमसे आपके आंसू देखे नहीं जाते, पंकज ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा। जिसका पति 2 दिन रहे और फिर शहर चला जाए वो रोए नहीं तो क्या करे? प्रेम में विरह प्रेम को और बढ़ाता है। हमारे जाने के बाद आप हमसे और ज्यादा प्रेम करने लगेंगी, पंकज मुस्कुराकर बोला। सुरेखा अब भी रो रही थी। चलिए, अब आप भी तैयार हो जाइए, आपको कंपनी छोड़ते हुए हम शहर की बस पकड़ लेंगे, पंकज ने प्यार से कहा। हमारा मन नहीं है। दूसरा दिन है आज आपका, नौकरी छोड़नी है क्या? जाइए तैयार होकर आइए। पंकज के कहने पर वो तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में पंकज ने सभी घर वालों से विदा लिया और पैदल ही सुरेखा को लेकर निकल गया। सबकी नजरें तो सुरेखा पर ही थी। उसके सिर पर घूंघट जो नहीं था। पंकज आजाद ख्यालों का लड़का था। उसे अपनी दुल्हन को किसी बंदिश में नहीं रखना था। वो बचपन से जिन रीति रिवाजों को देखता आया था, उसे भी वो सब खटकता था। और भी बदलाव चाहता था। पुरातन पंथियों ने जो स्त्रियों के लिए नियम बना रखे थे, उसे वो सब पसंद नहीं था और ना ही उसे सही लगता था। इसलिए उसने पहले ही दिन सुरेखा को घूंघट लेने के लिए मना कर दिया था। मगर उसके इन ख्यालों का लोग गलत ही मतलब निकालने वाले थे। शायद वो ये नहीं जानता था, मगर इतना तो जानता था कि कोई सही मतलब भी नहीं निकालेगा। लेकिन बदलाव के लिए ये जरूरी था। समाज बेटियों के लिए थोड़ा जागरूक जरूर हुआ है शायद, लेकिन बहुओं के प्रति अभी भी बहुत कुछ बाकी है। चलते चलते दोनों कंपनी पहुंचे। पंकज ने सुरेखा का माथा चूमा और फिर जल्दी आने का वादा करके बस अड्डे के लिए निकल गया। सुरेखा बहुत देर तक खड़ी रही, पंकज के जाने के बहुत देर बाद तक। विजय बाहर से ही आ रहा था। बहुत देर से वो सुरेखा को उदास खड़ा देख रहा था। वह उसके पास आकर बोला, क्या बात है सुरेखा जी, यहाँ उदास क्यों खड़ी है? कैबिन में जाओ। जी सर। सुरेखा उदासी से केबिन की तरफ चली गई। विजय उसकी तकलीफ कहीं ना कहीं समझ पा रहा था। सुरेखा की उदासी उसे भी अच्छी नहीं लगी। उसने राजू और रतन को फोन करके बुलाया। थोड़ी ही देर में वो दोनों आ गए। कहिए भैया, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? राजू ने पूछा। यहाँ काम के लिए 1-2 और लड़कियों का जुगाड़ करो, विजय ने कहा। लड़की? क्या भैया, शादी का इरादा है क्या? रतन ने मुस्कुराते हुए कहा। अबे हर बार ठिठोली अच्छी नहीं लगती, विजय ने दांत पीसते हुए आगे कहा। सुरेखा जी यहाँ अकेली लड़की हैं और यहाँ सब आदमी और लड़के हैं। कैसा फील होता होगा उनको? वो पंकज तो नई नवेली दुल्हनिया को छोड़कर शहर चला गया और यहाँ कोई लड़की उससे बतियाने के लिए होगी तो शायद उसको अच्छा लगेगा, विजय ने समझाते हुए कहा। भैया, एक मैनेजर के लिए आप इतना करने की बात कर रहे हैं, कहीं आपको वो पसंद तो नहीं आ गई? राजू ने पूछा। अबे शादीशुदा है वो, ऐसा सोचना भी पाप है किसी स्त्री के लिए। हाँ, हमको अच्छी लगती है बस, विजय ने कहा। तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? अभी और लड़कियों को यहाँ काम पर रखेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। हमारा क्या, हमें तो यहाँ काम करने में मन ही लगेगा, रतन बोला। बेवकूफ़ो, तुम लोग कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? तुम्हारी स्त्री नीति कहती है ना कि स्त्री उदास अच्छी नहीं लगती, तो बस इतना ही सोचा है। जाओ, अभी तुम दोनों
और उनका एंटरटेनमेंट करो। आज यही काम है तुम दोनों के पास। और हाँ, बहन जैसी है वो तुम लोगों की। खबरदार जो उल्टा पुल्टा कुछ भी सोचा तो। विजय अपनी केबिन में चला गया। इनके तो सुर ही बदले बदले हैं राजू, रतन ने कहा। मगर अफसोस कि ये शादीशुदा है। चलो कहाँ? एंटरटेन करने, भैया का आदेश जो मिला है। अरे हाँ चलो। दोनों लड़ते हुए सुरेखा के केबिन में पहुंचे। सुरेखा ने उन्हें लड़ते हुए देखा तो पूछा, अरे आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? सुरेखा मैडम, ये रतन है ना, हमको एक ना एक दिन अपने साथ मरवाएगा, राजू ने परेशान होकर कहा। बात तो रतन को भी कुछ समझ में नहीं आई। क्यों, क्या किया इन्होंने? सुरेखा ने पूछा। इनको एक लड़की बहुत पसंद थी जो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। महाशय महाराज ने उस लड़की को प्रेम पत्र लिख दिया। इतना कहकर राजू चुप हो गया। तो इसमें बुरा क्या हुआ? सुरेखा ने फिर पूछा। मत पूछिए मैडम, सिर्फ बुरा ही बुरा होने वाला है, राजू बोला। रतन राजू को घूर रहा था। कुछ बताइए भी, हुआ क्या? सुरेखा ने फिर से पूछा। महान आत्मा ने प्रेम पत्र में बच्चों का भी जिक्र कर दिया था। लिखा ये कि हमारे बच्चे होंगे तो उनका नाम ये रखेंगे वो रखेंगे। इसमें एक दो और नाम भी लिख दिए जो हमको याद नहीं है, राजू ने कहा। तो क्या हुआ? सुरेखा असमंजस में बोली। होना क्या था, इसके ससुर जी ने वो प्रेम पत्र देख लिया, राजू ने जवाब दिया। फिर क्या हुआ? सुरेखा अब तक अपनी उदासी भूल चुकी थी। वो उत्सुकता से उनकी बातें सुन रही थी। विजय अपने सीसीटीवी कैमरे में देखकर हंस रहा था। फिर उसके ससुर जी को सीने में दर्द उठा। राजू अच्छी एक्टिंग कर रहा था। कहानी में आगे क्या हुआ होगा वो सिर्फ राजू को ही पता था। रतन बस सुन रहा था। दर्द? कैसा दर्द? सुरेखा ने पूछा। अरे हार्ट अटैक हुआ उनको। बस प्रेम पत्र देखकर हार्ट अटैक हो गया उनको? सुरेखा ने पूछा। अरे नहीं, उनको लग रहा था कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है। ससुर जी को दिल का इलाज हुआ, वो तो ठीक है, मगर क्या? मगर हम फंस गए ना, राजू बोला। प्रेम पत्र लिखा रतन ने, लड़की पसंद उनको थी, फिर आप कैसे फंस गए? सुरेखा को कुछ समझ में नहीं आया। रतन ने अपने नाम की जगह प्रेम पत्र में हमारा नाम लिख दिया था, राजू ने बताया। क्या? फिर ससुर जी ने क्या कहा आपको? सुरेखा ने पूछा। पहले तो गाली दिए, फिर कहने लगे कि हमारी बिटिया से ब्याह करो, राजू ने बताया। विजय हंस हंस कर पागल हो रहा था। वो अपनी केबिन में। रतन बस राजू को देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़का कहानीकार कब बन गया। तब आपने क्या कहा उनके ससुर से? सुरेखा ने फिर पूछा। हम क्या कहते, हमने शादी से साफ इनकार कर दिया। हमने कहा कि हम दोनों बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, आपको जो करना है कीजिए, राजू बोला। फिर क्या हुआ? वो शांत हुए कि नहीं? अच्छे से शांत हो गए। शायद उनका दिल ही टूट गया। अब वो हमसे कभी बात नहीं करेंगे, राजू ने उदासी का नाटक करते हुए कहा। चलिए कोई बात नहीं, मामला शांत तो हुआ, सुरेखा ने अपना ध्यान काम पर लगाते हुए कहा। लेकिन ससुर जी उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, राजू ने परेशान होकर कहा। हॉस्पिटल? क्यों? सुरेखा ने फिर से बात पर ध्यान देते हुए पूछा। उसका अबॉर्शन करवाने। क्या? सुरेखा हंस पड़ी। मगर वो तो माँ बनने वाली ही नहीं थी, सुरेखा हंसते हुए बोली। विजय ने उसे हंसते हुए देखा तो वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। आपको हंसी आ रही है इस रतन की तो मैं, राजू रतन की तरफ बढ़ा तो सुरेखा ने उसे रोक दिया। जाकर ससुर जी को सच्चाई बता दीजिए आप दोनों, वो खामखा परेशान हो गए हैं, बेचारी लड़की की हालत खराब होगी, जाइए जल्दी, सुरेखा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। मगर वो बाहर कहीं नहीं गई। वो दोनों, राजू और रतन, वहां से निकलकर विजय की केबिन में आए। विजय अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। भैया अब ठीक है ना? सुरेखा मैडम हंस दी। राजू ने कहा। जिंदगी में पहली बार कोई बढ़िया काम किए हो तुम दोनों। बढ़िया कहानी थी, और सबसे बड़ी बात वो लड़की हंसी तो।
लो 2000, जाकर समोसे वगैरह खाओ और मौज करो दोनों। हमारा दिल खुश कर दिया तुम दोनों ने, विजय पैसे देते हुए बोला। रतन और राजू इस बार फिर लड़ते हुए गए, पर इस बार की लड़ाई सच वाली थी। मगर फिर टपरी पर चाय समोसे से नजर मिलाते ही झगड़ा खत्म हो गया। सुरेखा अभी भी रुक रुक कर उन दोनों की बातों को याद करके हंस पड़ती। उसे खुश देखकर जाने क्यों विजय को भी सुकून मिल रहा था। उसकी हंसी में कोई अलग सी बात थी, जाने क्या बात थी। इस लड़की से मिलवाने में भगवान जी आपने बहुत देर कर दी, उसने अपने आप से कहा और काम में लग गया। उसे अब कोई और नुकसान नहीं चाहिए था। लंच ब्रेक के बाद सुरेखा अपना काम करती रही। शाम हुई तो छुट्टी का वक्त भी हुआ। वो बस निकल ही रही थी तो विजय ने कहा, राजू तुमको घर छोड़ देगा, तुम चाहो तो। वो क्या है कि शाम हो गई है, बस इसलिए कह रहे थे। नहीं सर, हमें रास्ता चलना आता है। अगर राजू जी साथ रहे या कोई और तो हमारी मुसीबत मुफ्त में बढ़ जाएगी। हम अकेले जा सकते हैं, सुरेखा ने कहा और आगे बढ़ गई। जरा सी तीखी हो तुम, लेकिन फिर भी मिठास घोल दिया, विजय ने अपने आप से कहा और मुस्कुरा उठा। उसने अपने आदमियों से कहा, नजर रखो, रास्ते में सुरेखा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो वापस सुरेखा के केबिन में जाकर बैठ गया। शायद उसे महसूस करना चाहता था। सुरेखा ने अपने कदम तेज कर दिए थे, क्योंकि आती जाती निगाहें उसे परेशान कर रही थी। एक नई नवेली दुल्हन अपने पति की गैर हाजिरी में शाम के वक्त काम करके लौट रही है, ये बात लोगों को कहाँ हजम होती। और फिर उसके सर पर पल्लू भी तो नहीं था। जाहिर सी बात थी, दिन भर सर पर पल्लू लिए कोई काम नहीं कर सकता। खैर, शाम के 5:30 के आसपास वो घर पहुंची। पड़ोसियों की ताका झाकी चल रही थी। घर में किसी ने उससे बात तक नहीं की, क्योंकि उसकी नौकरी से उसकी सास ससुर भी खुश नहीं थे। सुबह तक पंकज था, इसलिए उन सब का रवैया ठीक रहा। मगर अब उन सब ने अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सुरेखा ने हाथ मुंह धोया और किचन में खाना बनाने चली गई। पूरा घर पंकज के बिना सूना था। अब अपने अपने कमरे में थे सब। मौका देखकर अंकित किचन में आ गया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।